सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की तेजी से मजबूत होती हवाई रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर मार्शल वीके भाटिया और DRDO के पूर्व महानिदेशक और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO व MD डॉक्टर सुधीर मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार विशाल दहिया। केंद्र सरकार ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाले कार्यक्रम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को हरी झंडी दिखा दी है। एमका के तहत सरकारी कंपनियों के साथ साथ अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने का मौका दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। आज सुर्खियों में हम बात करेंगे एमका यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल वीके भाटिया और हमारे साथ डॉक्टर सुधीर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं जो कि एक्स DG DRDO हैं और ब्रह्मोस जो कार्यक्रम था उसके CEO और MD भी हैं। स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। एयर मार्शल भाटिया, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, तो क्या खास है उनमें? क्या नई बात है, क्या अलग है? उन्हें 5वीं पीढ़ी का क्यों कहा जाता है? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी कितनी पीढ़ियां हैं, तो जो आज का जो पीढ़ी चल रही है वो 5th जनरेशन है। तो जैसा आपने पूछा कि उनमें फर्क क्या है, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट फर्क उसमें यह है कि वो जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते रडार पर। उनको इस तरह से बनाया जाता है, दे हैव दैट पर्टिकुलर, उनको जो है ये एट्रीब्यूट होता है जिसको स्टेल्थ फीचर कहा जाता है। तो स्टेल्थ, तो एक तो होता है स्टेल्थ, तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो स्टेल्थी बनाए जाते हैं। इनके लिए दो चीजें होती हैं, एक तो जिस तरह से एयरफ्रेम डिजाइन करते हैं, जिस तरह से इंजन डिजाइन किया जाता है, स्पेशली इनटेक और एग्जॉस्ट वगैरह, जिससे कि ये स्टेल्थ प्रॉपर्टी उसमें आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो वेपन्स होते हैं, जो नॉर्मली जो फाइटर्स में अंडरस्लंग होते हैं, जो विंग्स के नीचे लगे होते हैं, इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये फ्यूजलाज के अंदर हो। तो जब ये फ्यूजलाज के अंदर होते हैं तो उससे ये होता है कि उनकी जो स्टेल्थ प्रॉपर्टीज होती हैं वो ठीक रहती हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं। एक तो एयरक्राफ्ट जो है रेडार पे जल्दी नजर नहीं आएगा, और दूसरा ये है कि इसके जो वेपन्स हैं इनको फ्यूजलाज बे के अंदर ही ले जाते हैं, विस के अंदर नहीं ले जाते। तो यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी रहेगी उनको, जो दुश्मन के राडार हैं उसको, ये जो फाइटर जेट हैं, ये जो लड़ाकू विमान होंगे 5वीं पीढ़ी के, उनको ढूंढने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और गति और तकनीक दोनों में ही बेहतर रहेंगे। हाँ, एक चीज और होती है इनमें कि ये जो है सुपर क्रूज भी कर सकते हैं। तो सुपर क्रूज का मतलब क्या है? सुपर क्रूज का मतलब यह है कि दे कैन फ्लाई सुपरसोनिक, मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा, बिना आफ्टर बर्नर यूज किए। अगर आफ्टर बर्नर हम लगाते हैं तो हमारी जो स्टेल्थ प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती हैं। तो ये जो इनका जो इंजन वो इस तरह से बनाए जाते हैं, इतना पावरफुल इंजन होता है कि वो जो है ड्राई पावर में भी जो है सुपरसोनिक जहाज को ले जा सकता है। डॉक्टर मिश्रा, आप तकनीक के लिहाज से अगर इसको समझना चाहें तो तेजस लड़ाकू विमान बनकर तैयार है, स्वदेशी निर्मित है, और अब इसके बाद एमका की तैयारियां चल रही है यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की बात हो रही है। तकनीक के लिहाज से कहां पहुंचे हैं हम? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो एयर शो हुआ था बैंगलोर में, तो उसमें हमने एमका का जो मॉडल है वो रियल मॉडल है, बिल्कुल असली मॉडल है जैसा बनेगा, और 1:1 स्केल का है। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा साइज हमने बना के और रखा था वहां पर। और जहां तक इसके कन्फिगरेशन की बात है, एरोडायनेमिक कन्फिगरेशन की बात है, तो वो तो फाइनलाइज हो चुका है, और इसकी जो प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड डिजाइन है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। अब जो है, जब डिजाइन फाइनल हो गई, लेकिन कई चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी में हमेशा बदलाव होता रहता है, हर समय, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है। तो जो हमने डिजाइन फ्रीज किया था, हमारी CCS है, उसको प्रेजेंट किया, उनको बजट के साथ प्रेजेंट किया। उसको करने के बाद हमने उनको बताया कि अब हमने उनको डिलीवरी शेड्यूल भी दिया कि हम जो पहला मॉडल है प्रोटोटाइप, वो हम 3 साल में बना सकते हैं। और उसमें अब क्या हुआ कि 3 साल में अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, अब देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी आपको बताई सुपर क्रूज, दूसरी हो गई स्टेल्थ। अच्छा, स्टेल्थ का तो हम टेस्ट कर चुके हैं, तो वो उसमें हम लगभग माहिर हो गए हैं। अच्छा, तीसरा होगा जो एवियोनिक्स है, वो बहुत एडवांस्ड एवियोनिक्स होगा इसमें। तो और जो एयरक्राफ्ट में रडार भी लगते हैं,
छोटे रडार, फिर उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स लगते हैं, फिर उसमें जो वेपन सूट होता है वो वेपन सूट काफी मतलब एडवांस होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल यूएवी जो है वो काफी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं वॉर्स में जी। तो उसके अंदर हमने यूएवी डिलीवरी सिस्टम भी रखेंगे। उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर दूर तक जाके अटैक कर सकती हैं एनिमी के ऊपर, हमारे दुश्मनों के ऊपर, तो हम वो वेपन स्वीट भी बनाएंगे। अब जहां तक बात आती है इंजन की, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंजन। तो इंजन के बारे में क्या हुआ था, पिछले कुछ सालों से सैफ्रॉन और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है कि वो देंगे या ये देंगे। आगे हमको ये देखना है कि दोनों में से बेस्ट ऑफर किसका है, सैफ्रॉन का अच्छा है या G414 का अच्छा है। तो वो जब हमको मिल जाएगा और हमारी इंडियन, हमको पता चलेगा कि इंडियन कंपनीज के अंदर कैपेबिलिटी है बनाने की, तो हम उनके साथ एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या ज्वाइंट वेंचर वो करके और इंजन अपने देश में ही बनाएंगे। उसके साथ ही साथ जैसा आप बता रहे थे कि रक्षा मंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया है कि अब हम प्राइवेट इंडस्ट्री को भी शामिल कर सकते हैं। तो HAL होगा, अडा होगा, DRDO होगा और वो प्राइवेट वेंडर होगा। जी डॉक्टर मिश्रा, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बातचीत कर रहे थे। खासतौर पे ये मुझे लगता है कि पहला मौका होगा जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ इतने बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। HAL का जो ऑर्डर बुक है जैम पैक्ड है, उनके पास इतने ऑर्डर्स हैं, सुखोई के हैं, मिक्स के हैं, हॉक के हैं, तेजस के हैं, कि उनकी जो कैपेसिटी है कंप्लीटली बुक्ड है। और जहां तक बात आती है HAL की कैपेबिलिटी की, तो HAL पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। चैलेंज ये है डिलीवरी का। अब डिलीवरी के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए तुरंत हम HAL में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक प्राइवेट सेक्टर को ले लो। तो देखिए, HAL की कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी होंगी, तो ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एक दूसरे को जोड़ेंगी। और उनके साथ ही साथ अडा रहेगा, DRDO रहेगा जो हैंड होल्डिंग करेगा। और इसके साथ ही साथ हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है हमारी भारत की अडा DRDO से उस प्राइवेट कंपनी को या HAL को, उसको करने में बहुत सुविधा होगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मिसाइल के क्षेत्र में ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस में हमने यही किया था। जी बिल्कुल, कि प्राइवेट कंपनी बना दी थी। इसी तरीके से हम एक या तो ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे या ज्वाइंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे या ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आएगा जो फाइनेंशियल और एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल को बनाएगा। तो ये देखना है। और इसके साथ ही साथ हमारी कंट्री को एक तरीके से कंप्लीटली नया बिजनेस स्ट्रेटेजिक मॉडल मिलेगा जो अभी तक मिसिंग था। मैं भाटिया साहब को यहाँ लाना चाहूंगा। भाटिया जी, जब हम स्वदेशी हथियारों की बात करते हैं, स्वदेशी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इंडिजीनियस वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो उसमें जो हमारी PSUs हैं, DPSUs हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्योंकि प्राइवेट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, वो भी तेजी से उभर रही हैं और एमका में उनका जो सहयोग रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीके से देखी जाए जो है कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे या एक साथ आगे बढ़ेंगे, उससे कितना असर पड़ेगा टाइमलाइंस को मीट करने में? आप देखिए कि जो तेजस का जो जहाज बनाया जा रहा है उसमें कुछ जो कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी जो है प्राइवेट कंपनीज बना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एयरफ्रेम की भी बात कर रहा हूँ, वो भी बना रही है। तो जिस तरह से ये आप जो एमका की बात कर रहे हैं, तो जब ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि हम शुरू से ही जो है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का मेल करके इसका पूरा प्रोग्राम बनाएं। इससे ये होगा कि एक तो जो वर्क शेयर हो जाएगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, और हम जो है जो टाइमलाइंस होंगी हमारी उनको हम मीट कर सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अभी प्लानिंग स्टेज में ही हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को साथ लाएं और जो है वर्क लोड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जी, और स्वदेश हथियारों का जो जोर है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ तौर पर देखा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, आइए एक बार सुन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए।
ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। एयर मार्शल भाटिया, अगर हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिहाज से देखें और हम इसे इस नज़र से देखें कि इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना जिसके लिए एमका का निर्माण किया जा रहा है, उसको कितनी आवश्यकता है, नंबर एक। और नंबर दो, एमका यानी कि ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके आने से क्या असर पड़ेगा उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पे, और जिस तरीके से कहा जाए कि भविष्य के लिए जो तैयारियां करनी है उस पर क्या असर पड़ेगा? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमको एक नज़र डालनी चाहिए जो हमारे एडवर्सरीज हैं। अब हमारे जो एडवर्सरीज आप जानते ही हैं, जो हमेशा रहते हैं और रहेंगे, एक तो चाइना है और एक पाकिस्तान है। और चाइना जो है वो 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वो जो है अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ही सालों में हम चारों तरफ से जो 5th जनरेशन कैपेबिलिटी से घिरे होंगे, और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस तरह की कैपेबिलिटी को मैच करें, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन आवर फीट एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या आमका को जल्दी से इसको आगे बढ़ाएं और इसको लाएं, तो कि हम अपने जो एडवर्सरीज हैं उनके साथ हम मेल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पे एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें। भारत आज दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में बनकर उभरा है और हमारे पास अब पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की कमी थी और अब जो हमको मिल गई है। और इन से मिलके जब हम एमका बनाएंगे और उसके बाद फर्दर एमका 2 बनाएंगे तो भारत एक रियली एविएशन के क्षेत्र में सुपर पावर बनेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे बहादुर वायुसेना है जिसने कई बार इंफीरियर वेपन से भी लड़ाइयों को जीता है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसको लेटेस्ट वेपन भारत में बने देने का, जिससे उनकी ताकत और एक जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंप्रोमाइज होता था वो बंद हो जाए। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे कि अब ये बंद कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब जो हमारी डेस्टिनी है, जो इस देश की को जिस तरीके से आगे बढ़ना है उस तरीके से आगे बढ़ेगा और भारत एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर हमने एमका के क्षेत्र में सक्सेस ले ली तो, और प्राइवेट सेक्टर को स्केल अप करने में बहुत आसानी होती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर सुधीर मिश्रा आपका, और एयर मार्शल वीके भाटिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के बारे में हमारे साथ ये सब महत्वपूर्ण पहलू साझा करने के लिए, और इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा समाचार के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की तेजी से मजबूत होती हवाई रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर मार्शल वीके भाटिया और DRDO के पूर्व महानिदेशक और ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO व MD डॉक्टर सुधीर मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में